Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's economy current affairs we are going to cover a very important news. और न्यूज़ क्या है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आपको पता है इस पूरे सीरीज़ में, इकॉनमी करंट अफेयर सीरीज़ में एक कोई इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि पूरे वीक में आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग कवर करते हैं. ऑब्वियसली न्यूज़ तो कवर करते ही हैं, इसके साथ कुछ बैकग्राउंड इन्फो जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन आप बोल सकते हैं इकॉनमी का, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में इकॉनमी रिलेटेड तो वहाँ पर आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है. जैसे आज का न्यूज़ है इज़ रिगार्डिंग टू करेंट अकाउंट डेफिसिट. अब करेंट अकाउंट डेफिसिट इज़ रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट. आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इकॉनमी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज. ठीक है, तो आज क्या है न्यूज़ देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानेंगे, जितना नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहीं देखने को मिल जाएगा. अगर आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो आपको पता है यूट्यूब पे भी हमारा फ्री इनिशिएटिव्स है बहुत सारा, जैसे इकॉनमी फॉर ऑल एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है. इसके अलावा पेड इनिशिएटिव्स है, आपको पता है स्टेट स्पेसिफिक, जैसे बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारा कोर्सेज चल रहा है, उसमें बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स हैं इन इकॉनमी, पॉलिटी, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप उसमें भी इनरोल करा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़ को समझने भर जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको इसी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूज़. अब देखते हैं इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस रिकॉर्डेड अ डेफिसिट ऑफ $36.4 बिलियन. ठीक है, आप समझ रहे हैं इस क्वार्टर में, जो कि अभी हमारा सेकंड क्वार्टर जस्ट खत्म हुआ. आपको पता है क्वार्टर्स क्या होता है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसे हम लोग जो है अगर आप बोल सकते हैं 3 मंथ्स के, ठीक है, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. मतलब क्या हुआ, अगर आप पूरे साल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3-3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है. तो अब जो सेकंड क्वार्टर है, आपको पता है मार्च से स्टार्ट होता है, तो सेकंड क्वार्टर आपका जो है वो कौन सा होता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. इसमें जो है क्वार्टर 2 में जो 2020 जो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके क्वार्टर 2 में जो डेफिसिट है करंट अकाउंट बैलेंस, या आप बोल सकते हैं इसको करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, वो है 36.4 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दी लास्ट 10 ईयर्स का. अगर हम इस ड्यूरेशन के लिए अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें तो ये अभी तक का हाईएस्ट है. ठीक है, बहुत सारा मल्टीपल रीजंस है बिहाइंड दिस, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ गया है, और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है. ठीक है, जो भी लोग नए हैं, जो इकॉनमी का अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए, उनको शायद ये टर्म्स समझ में नहीं आ रहा होगा. परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, आप वो लेक्चर्स देखिए जाकर जो कि हमारे यूट्यूब पर है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा. ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वार्टर था अप्रैल से जून तक का, उसमें क्या था, $18.2 बिलियन जो था वो करीबन हमारा डेफिसिट था, जो कि 2.2% ऑफ जीडीपी था. ठीक है, अब आपको बताना है, देखिए यहाँ पर जो डॉलर्स में जब भी बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन जीडीपी क्या है इन टर्म्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स. ठीक है, क्योंकि जनरली लोग जो है क्योंकि आपको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालना रहता है, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिस्कल डेफिसिट हो, लेकिन फिस्कल डेफिसिट के केस में हम लोग लाख करोड़ में देखते हैं, लेकिन जब भी और रुपीस के टर्म में देखते हैं, लेकिन जब भी हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट देखते हैं तो जनरली इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर देखते हैं. इसी कारण आपको गूगल सर्च करना है और आपको नोट डाउन करना है कि इंडिया का जीडीपी, एक रफ एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए कि 22 में अभी खास करके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है आपका जीडीपी क्या है इन यूएस डॉलर्स, जो कि करीबन कितना है, 3.6 ट्रिलियन के आसपास है. आपको चेक करना है और एग्जैक्ट फिगर्स देखना है. ठीक है, चलिए वो आपके लिए टास्क है, वो आप देखेंगे. अब देखिए क्या था, डेफिसिट जो था वो 9.7 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो कि 1.3% ऑफ जीडीपी है अ ईयर अगो. मतलब अगर इसी समय हम लोग 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएं, जुलाई सितंबर के टाइम पे, तो उस समय जो करंट अकाउंट डेफिसिट था दैट वाज 9.7 बिलियन. तो 9.7 से आप देख रहे हैं 36, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है. रीजंस क्या है, चलिए देखते हैं, कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं जो आपको खुद पता है. अभी आप रिसेंटली न्यूज में सुने होंगे, ठीक है, कि रूपी जो है वो बहुत वीक हो गया है. रूपी का वीक होने का मतलब क्या हुआ, जो एक्सचेंज रेट्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है कि $1 बराबर जो है, जो भी अभी करंट एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो अब करीबन जब $100 के आसपास पहुंच गया है, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि हमारा क्रिटिकल इंपोर्ट्स होता है जैसे ऑयल,
ठीक है, कुछ कुछ चीज़ हमें दवा, जो चीज़ हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, केमिकल्स, तो उसके केस में क्या होता है कि जब भी आपका वीक रूपी का वीकनिंग होता है, या आप बोल सकते हैं डॉलर स्ट्रांग होता है, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर डॉलर के बदले आपको 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो एक तरह से हमें क्या हो रहा है कि हमारा डॉलर जो है हमारे लिए महंगा होते जा रहा है, और हमारा इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से दूसरा रीजन भी आपको पता है कि हमारा एक्सपोर्ट्स फॉल भी हुआ है। अब एक्सपोर्ट्स का फॉल क्यों हुआ है? अगर आप बोलेंगे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में फॉल हुआ है, तो क्यों हुआ है? आपको पता है अभी यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, हर जगह जो है स्लो डाउन चल रहा है, और मतलब पॉसिबल रिसेशन भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी अभी डिमांड का बहुत जो है आप बोल सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड हुआ है, जिसके वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो कि उसके हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर जो है ट्रेड में जो आप बोल सकते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऑल दीज रीजंस की वजह से जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट, या आप ट्रेड डेफिसिट नहीं बोलिए, आप ट्रेड डेफिसिट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $36.4 बिलियन पहुंच चुका है इस क्वार्टर में। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले क्या है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। अगर आप बात करें मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, जो कि हमारा मेन आप बोल सकते हैं जो हमेशा से रीजन रहा है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट का, तो वो कितना है? वो $83.4 बिलियन था, हो गया है अभी। और पहले कितना था ये? 63 बिलियन यूएस डॉलर इन Q1 ऑफ 2020। मतलब Q1 से जो है काफी ज्यादा डेफिसिट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। किसके में? मर्चेंडाइज। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड जो होता है, आप देखते हैं जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। लेकिन आपको पता है हमारे कंट्री के, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखेंगे, ठीक है, तो वो करीबन 1 पॉइंट समथिंग % रहता है ऑफ जीडीपी एवरी ईयर। अभी हम लोग देखेंगे डेटा को, तो ये आपको इतना, जब हमारे यहाँ हर साल आपको पता है कि अगर हम मर्चेंडाइज गुड्स की बात करें, तो हमेशा इंडिया के केस में डेफिसिट रहा है। मतलब इंडिया हमेशा इंपोर्टर रहता है, हमेशा जो है वो नेट इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इतने मर्चेंडाइज डेफिसिट होने के बावजूद हमारा एक बहुत बड़ा सेवियर है, दैट इज सर्विस सेक्टर। हम लोग हमेशा, इंडिया जो है इज फेमस फॉर इस सर्विसेज में क्या आता है? जैसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस एंड ट्रैवल सर्विसेज। जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, जैसे फॉरेन टूरिस्ट अगर आपके यहाँ घूमने आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस एक्सपोर्ट्स। आप बोलेंगे अब उसको एक्सपोर्ट कैसे? फॉरेन टूरिस्ट तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट आपके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आप उनको जो है क्या दे रहे हैं? एज अ ट्रैवल सर्विस दे रहे हैं। तो एक तरह से आप उनको एक्सपोर्ट करें, उसके बदले में वो आपको डॉलर्स पे करते हैं। तो इस तरह का जो है आपको क्या है? बिजनेस एंड ट्रैवल सर्विसेज है। इसके अलावा तो आपको पता है जो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और अभी भी करेंटली भी जो है ये रिपोर्टेड ग्रोथ है 30.2%। तो ये एक तरह से हमारा सेवियर है। इसको आप मानिए कि हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा सेवियर है कि हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हमेशा डेफिसिट रहता है, लेकिन हमें जो सर्विस है हमेशा बचा जाता है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम कर देता है। अब ये सब चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छा आप इस डायग्राम को देखिए। दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डायग्राम। इसको हम लोग अपने पेड मॉड्यूल्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपको कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगा। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि किसी भी कंट्री में नेट इनफ्लो या नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी कितना हुआ है। ठीक है, नॉट जस्ट डॉलर्स, बाकी के रेस्पेक्ट में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन नेट इनफ्लो या नेट आउटफ्लो क्या हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये किसी भी कंट्री का कौन मेंटेन करता है? उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है वो हेड है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मॉनिटर करने का। ठीक है, ही इज द इंचार्ज। अब यहां पर क्या है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग मेंटेन करते हैं अंडर 2 अकाउंट्स, वन इज करंट एंड वन इज कैपिटल। अगेन हमने एक पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। यहां पे करंट एंड कैपिटल जो है वो डिफरेंशिएट हम लोग इसलिए करते हैं जस्ट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ठीक है, जो क्विक ट्रांसफर्स होते हैं, जो आप बोल सकते हैं जिसका कन्वर्टिबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें ट्रांसफर्स, जिसमें जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा तो आपके उसके बदले में आप तुरंत डॉलर पे करते हैं, तो उस तरह के जो फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका ड्यूरेशन कम होता है उसको हम लोग करंट के अंदर रखते हैं। लेकिन जो फॉर सम ड्यूरेशंस फॉर लॉन्गर टर्म, और उसमें और भी कुछ कुछ चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन बेसिकली ड्यूरेशन जिस भी आप बोल सकते हैं फॉरेन करेंसी का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए करंट में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, विजिबल्स और इनविजिबल्स। विजिबल्स क्या हुआ? जो कि हमें दिखता है।
ठीक है, मतलब जैसे अगर आप देख रहे हैं, आप अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको वो विजिबल है, वो आप इकोनॉमी में डायरेक्टली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग विजिबल में रखते हैं। तो अगर विजिबल में आप बात करें तो इंडिया का क्या है, आपको पता है, इंपोर्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ क्रिटिकल चीज़ जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है पेट्रोलियम एंड गैस, ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि हमारे पूरा इकोनॉमी को रन करता है, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे जो डोमेस्टिक नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसी कारण हमेशा हमें ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ये करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक आपका इंपोर्ट बिल पे हमेशा ये लोड डालता है, दैट इज ऑयल एंड गैस। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वी इंपोर्ट केमिकल्स, वी इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। तो ये सारे चीज़ कुल मिला के क्या होता है कि हमारा जो नेट इंपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ के केस में क्या होता है कि हमारा जो विजिबल्स है उसमें हमेशा हमारा नेगेटिव रहता है, मतलब हमेशा हम लोग डेफिसिट में रहते हैं। फॉरेन करेंसी के टर्म में बात करें तो मतलब हम ज़्यादा फॉरेन करेंसी किसी को दे देते हैं और हमें जो बाहर से आता है वो उससे कम होता है। ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव में रहता है। लेकिन इनविजिबल्स में जो है, इनविजिबल्स में हमें काफ़ी ज़्यादा, जो एक तरह से बोल सकते हैं आप, सुपीरियॉरिटी है हमारे कंट्री को। अब कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखिए सर्विसेज। इनविजिबल्स में हम लोग तीन चीज़ देखते हैं, वन इज सर्विसेज, सेकंड इज इनकम एंड थर्ड इज ट्रांसफर्स। ठीक है, करंट ट्रांसफर्स जिसको बोलते हैं। एक एक करके समझते हैं। देखिए सर्विसेज आपको पता है, अभी हमने जस्ट देखा, जैसे आईटी रिलेटेड हुआ, हेल्थ रिलेटेड हुआ, टूरिज्म रिलेटेड हुआ, तो ये सारे सर्विसेज हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब इसके हम लोग नेट एक्सपोर्टर हैं। तो नेट एक्सपोर्टर है मतलब हमारे पास नेट, जो आप बोल सकते हैं फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां पर हमारा जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब हम जो है एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं रादर देन इंपोर्टिंग इन केस ऑफ सर्विसेज। उसके बाद बात आती है इनकम। ठीक है, इनकम में जो है कभी कभी हमारा पॉजिटिव रहता है, कभी हमारा नेगेटिव रहता है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी फिर भी बहुत ज्यादा हमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में। तीसरा है दैट इज करंट ट्रांसफर। इसमें हमें महारत हासिल है। क्यों? आपको करंट ट्रांसफर पता है, जैसे रेमिटेंसेस। रेमिटेंस आपको पता है, इंडियन जो हमारे जो फेलो सिटीजन्स है बहुत जगह जाके काम करते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ हो गया, आप इंडियंस को हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ के इकोनॉमी में योगदान देते हैं, और बदले में जो उनको पैसा मिलता है, तो फॉरेन करेंसी उनको मिलता है, जो भी डॉलर्स में उनको सैलरी पेमेंट होता है, वो वापस घर भेज देते हैं। अब घर भेजते हैं तो एक तरह से वो फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में इन्फ्लो होता है। तो ये क्या है कि ये भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो आप सर्विसेज और ये जो रेमिटेंस आप बोल सकते हैं, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। लेकिन ये जो है भारी नुकसान हमेशा हर साल हमारे लिए कर देता है, दैट इज एक्सपोर्ट्स। इसी कारण आपको पता है हमारे गवर्नमेंट का भी पॉलिसी रहता है कि कैसे हम लोग ट्रेड को इंप्रूव करें इन विजिबल्स अंडर दी एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव है ही, लेकिन ये हमारा नेगेटिव है, और ये नेगेटिव जो रहता है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहता है। इसी कारण ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके भी नेगेटिव ही रह जाते हैं। ठीक है, इसी कारण हमेशा हमारे केस में जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट रह जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे तो अब ये जो डेफिसिट है, जो भी हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, इसको फाइनेंस हम लोग कैसे करते हैं? वो करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो है, हमने क्या बोला, करंट और कैपिटल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब कैपिटल के केस में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या है आपको पता है, आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग FII भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, आपको पता है FPI एंड FDI बोथ आर फॉरेन करेंसी मूविंग इनटू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबका ड्यूरेशन अलग होता है। अभी हम लोग FPI और FDI के में क्या डिफरेंस होता है उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है? आपका डॉलर्स में। अगर डॉलर्स में आ रहा है तो एक तरह से आपके कंट्री में क्या आ रहा है? फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ये थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में या फिर आप किसी कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप लॉन्गर टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, और यहाँ से जो हमारा नेगेटिव रहता है वो यहाँ पर से जो हमें पैसा आता है उससे हम लोग फाइनेंस करते हैं। तो इसी कारण हमारा जो कैपिटल, तो हम लोग ने क्या समझा कि हमारा हमेशा करेंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट सरप्लस रहता है। मतलब कैपिटल में जो हमारा नेट इनफ्लो ऑफ करेंसी है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो जब ये करंट आपका कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव और करंट अकाउंट का डेफिसिट आप निकालेंगे तो भी आपको क्या है पता है, जो आपका जो निकलता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है। हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट जो है उसमें काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे हम लोग को कभी भी नेट फॉरेन करेंसी का क्राइसिस नहीं होता है। हमें जो है नेक्स्ट, इसी कारण आप देखते हैं हमारा फॉरेक्स जो है वो हर साल इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि हमें जो पैसा आते रहता है उससे हमारा काम चल जा रहा है
है अभी। लेकिन जो करंट अकाउंट है यहां पर हमेशा ही डेफिसिट बना हुआ है, और डेफिसिट किसकी वजह से बना हुआ है, दैट इज ऑफ विजिबल्स, और विजिबल्स के अंदर भी किसका, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इंप्रूव कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव में ले आते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है। ये भी चांसेस है कि किसी किसी साल आप, जैसे अभी आपको एक डेटा देते हैं, अगर आप डेटा देखने को चाहेंगे तो देखिए हमारा ये जो है दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो हमने बोला करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, विजिबल्स और इनविजिबल्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि विजिबल के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा नेट करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट है। अब इसी जो जितना भी अमाउंट आपका डेफिसिट है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम लोग देखेंगे, माइनस साइन शो कर रहा है, मतलब कि हमारा नेट नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले 2015 में 1.1% ऑफ जीडीपी ऑफ दैट ईयर, 2015 का जो भी जीडीपी था उसके 1.1% के बराबर था, फिर 0.6 है, लेकिन नेगेटिव साइन शो करें तो हर साल क्या आपका डेफिसिट है, यहाँ पे -21% है, -0.9%, लेकिन 2020 में 0.9% सरप्लस हो गया। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, कोविड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ सरप्लस देखने को मिल गया है, कि बहुत ही अनोखा ईयर हुआ 2020। और आपको बताना है कि 2021 टू 2022 हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर अब मैं आपको बता देता हूँ डेफिसिट ही है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना था, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ देखने के लिए। 21 टू 21 वाला जो आपका जो डेटा है, 21 टू 22 वाला जो डेटा है, ये आपको गूगल सर्च करना है और आपको बताना है कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना था। ठीक है, अब हमने ये सब सारी चीज़, आपको रफली आइडिया लग गया हो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है, ड्यू टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। अब यहां पर देखिए क्या है, स्टेडी नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन, अभी जो करंटली जो आरबीआई ने स्टेट किया है कि करेंटली नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिजम्पशन ऑफ पोर्टफोलियो फ्लोज सिंस जुलाई 2022 इंडिकेट दैट कैड विल बी कंफर्टेबली फाइनेंस। यही हमने बोला कि हमारा सेवियर कौन है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें एफपीआई, एफडीआई, इवन ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या सॉवरिंग लोन्स जो हमें बाहर से मिलता है। इसके अलावा एफसीएनआर आपको पता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, जिसमें नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है वो फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में एक तरह से होल्ड करते हैं। तो ये सारे चीज जो है कंट्रीब्यूट करता है क्या, पॉजिटिव इनफ्लो ऑफ, आप बोल सकते हैं करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर्स। ठीक है, यूएस डॉलर्स के टर्म्स में ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सेवियर हो जाता है और ये हमारा नुकसान कर देता है हर साल करंट, और करंट में भी नुकसान करने वाला जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है दैट इज विजिबल्स। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने पढ़ा रखा है इकोनॉमी फॉर ऑल, जो आपका लेक्चर जो प्लेलिस्ट है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का इनिशियल लेक्चर है, थोड़ा पुराना लेक्चर है, लेकिन आपके लिए वो काफ़ी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बेनिफिशियल होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है करंट अफेयर्स, इकोनॉमी करंट अफेयर्स, जिसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ये अगर आप लेक्चर देख लेते हैं तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर होगा बिफोर न्यू ईयर। न्यू ईयर में हम लोग जब मिलेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग बिल्कुल नई तरीके से तैयारी करेंगे। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम लोग इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।